बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मलेशिया में यकम रमज़ान मुबारक है और आज मलेशिया कुआलालंपुर में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। तो हम अपनी AQ ग्लोबल की तरफ से और जनाब अतर कुरैशी साहब की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और जनाब अतर कुरैशी साहब जो कि हमारे आज़ाद और मायनाज तज़किया निगार हैं, उनको प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो जो एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है कल, इलामा खातिम हुसैन रिजवी के जो साहबजादे हैं इलामा साद रिजवी साहब, उनको हुकूमत पंजाब ने अचानक से गिरफ़्तार कर लिया। और क्योंकि इनका मुआहदा हुआ था खातिम हुसैन रिजवी साहब से कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा और कुछ मुतालबात इनके माने गए थे, तो उसकी कल लास्ट डेट थी। तो उससे लास्ट डेट वाले दिन ही ये साद रिजवी साहब एक जनाजा पढ़ाकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से पुलिस ने उनको अचानक से गिरफ़्तार कर लिया। और उसके बाद अभी जो मुल्क के हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और तोड़ फोड़ जा रही है, मोटरवेज़ और जो हाईवेज़ हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो डस्का में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें हुकूमती पार्टी PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसमें सैयदा नौशीन इफ्तिखार कामयाब हो गई हैं 19,000 वोटों के फ़र्क से। और जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया, कोई ना भूखा ना सोए। इसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो कोई ना भूखे सोए जो एहसास प्रोग्राम है, इसके ट्रकों का जाल हम पूरे मुल्क में बिछा देंगे। तो हम जनाब कुरैशी साहब से ये बात करेंगे और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने PTM का शो का नोटिस भी फाड़ दिया है, उस पर भी कुरैशी साहब से इनकी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो इमरान खान साहब ने कहा है जी कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, ये आखिर ऐसा करने का मकसद क्या है? ये खाली रोटी देने के लिए आए हैं सिर्फ, कि सिर्फ आप खाना खा लें बस ख़त्म, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। तो हम जनाब कुरैशी साहब से बात करेंगे कि अपने गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फ़ारूक साहब रमज़ान मुबारक की आप सबको मुबारकबाद दे चुके हैं और मैं भी अपने तमाम व्यूअर्स को और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम अपने अहबाब को AQ ग्लोबल की जानिब से और अपनी जानिब से इस मुबारक महीने की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को रखता हूँ तमाम अहबाब से, उन तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से कि ये जो महीना नेकियों का महीना है, नेकियों की बहार का महीना है। और हमारा दूसरा प्रोग्राम इस पर बाकायदा AQ ग्लोबल का शुरू आज से हुआ जाता है, नेकियों की रमज़ान मुबारक नेकियों की बहार का महीना, उसको भी आप देखिएगा। और नेकियां की बहार का मतलब ये है कि अब आपने नेकियां करनी है, बुराइयों को ख़त्म कर देना है, हर किस्म की बुरी चीज़ को जो है वो छोड़ देना है और सिर्फ नेकियों को जो है आपने उजागर करना है। और उसमें सबसे अहम नेकी जो है ना वो ये है कि आपने अपने अहले खाना, अपने अड़ोस पड़ोस कुर्ब जवार और जो ज़रूरतमंद हों उनकी दाद रसी करनी है। जो आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आपने उनकी दाद रसी करनी है। ये रमज़ान मुबारक का बेहतरीन शाखा और फिर इबादत ज़िक्र अस्कार तो आपने करना ही करना है। वो तो रमज़ान मुबारक की जनाब वाली बरकतें जब आती है रमज़ान तो शैतान बंद हो जाता है, जब शैतान बंद हो जाता है तो लामाला जो है हम नेकी की तरफ गामज़न होंगे। अब आ जाते हैं हम सियासी मामलात के अंदर। तो सियासी मामलात में तो भाई देखें बोलना पड़ता है। तो मैं माज़रत चाहूँगा तमाम अपने व्यूवर से भी कि यहाँ पर जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम वो आती है ऐसे ज़ुमरे के अंदर कि जो किसी बुराई करने की, तो ये असल में बुराई नहीं होती। असल में मकसद ये होता है कि आवाम को आगाही दिलाना कि क्या मुल्क के अंदर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जनाब आली आप TV में बैठ के ग़ीबत करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, उनके पीछे उनको बुरा भला कहते हैं। तो असल में ये बुरा भला कहना उस ज़ुमरे में नहीं आता है कि कोई मेरी रिश्तेदारी है किसी चीज़ है कि मैं उसकी, या मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई अजीज़ है कि मैं अब दूसरे से उसकी शिकायत कर रहा हूँ या उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा हूँ, तो ग़ीबत के ज़ुमरे में है। ये है कौम को आगाही दिलाना, कौम की रहनुमाई करना और सच उनके सामने पेश करना। तो इसमें अगर कोई उनसे ऐसा आता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा गफूरुर रहीम है, वो हमारे दिलों का हाल जानता है, वो माफ़ करने वाला है। तो आप बात कर रहे थे कि भूखा कोई ना सोए। असल में देखिए फारूक साहब, मैं आपको
जब से हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया है ना आमने सामने, मैं मुसलसल आपको एक बात कहता आ रहा हूँ कि इमरान नियाजी साहब जो हैं वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बैरूनी एजेंडा है। अच्छा। एक उनका एजेंडा है जो उस पे वो काम कर रहे हैं, एक हमारे इदारों का एजेंडा है। ठीक। और उस पर वो कभी चलते हैं कभी उतर जाते हैं। जब उतर जाते हैं तो इदारे उनको जरा सा टाइट करते हैं, तो फिर वो आगे पीछे होते हैं। अच्छा। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब इदारे कभी किसी को ऊपर लेकर आते हैं, कभी किसी ऊपर, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द किसी खास आदमी को इदारे बहुत जल्द ऊपर लेकर आ जाएंगे जिस हैसियत के अंदर, जिस हैसियत में नियाजी साहब बैठे हुए। ये बता दूं आज आपको, रमजान ने मेरी बात को नोट कर लीजिए कि बहुत जल्द इदारे किसी ऐसे शख्स को लेकर आ जाएंगे सामने, इमरान नियाजी की हैसियत के, जहां जिस पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, बहुत जल्द वो तो नजर आ गया। अच्छा, अब बात ये है कि नियाजी साहब का एजेंडा क्या है। देखिए, नियाजी साहब का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान दुनिया के खित्ते के ऊपर एक इस्लामी रियासत और एक एटमी पावर है। इस एटमी पावर के पीछे दुनिया, जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने एटमी कुव्वत बनने के लिए पाकिस्तान में पहला कदम उठाया था, उसने ये इक़दाम किया था, तो उसके साथ क्या हुआ वो आपने देखा। ठीक है, उस वक्त से लेकर पहले दिन से जब से पाकिस्तान बना है, तो एक पाकिस्तान को इस तरह से बनाया गया कि पाकिस्तान में अफरा तफरी रहे। एक हिस्सा पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान जो समंदर के दूसरी तरफ था, एक मगरबी पाकिस्तान, यानी ज्वाइन करके नहीं दिया गया, अलग-अलग दो हिस्सों में करके दिया गया। वो भी एक साजिश थी। ठीक है, अब उसके बाद जब देखा कि चलो ये साजिश जो है वो हमारी कामयाब हो गई, अब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर आया जिसने फिर इस्लामिक ब्लॉक बना के फिर मुस्लिम उम्मा को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उसको सफायती से बढ़ा दिया गया। और उसके साथ दूसरे जो लोग थे उनके साथ भी वही शामिल, वो जो शाह फैसल भी हुए, और अपने क्या नाम है नासिर साहब जो मिस्री सदर, हाँ जी, जमाल अब्दुल नासिर जी, वो और अनवर सादात, यासिर अरफात, क्या नाम है कर्नल कद्दाफी, और क्या नाम है इराक के जनाब सद्दाम हुसैन। ये सारे वो इस्लामिक लीडर थे कि जिन्होंने इस्लामी ब्लॉक बना के एक अपना भरपूर, जिसे कहते हैं ना, खालिसतन इस्लामी ब्लॉक बना के दुनिया के अंदर एक कुव्वत होने का सबूत पेश करने की कोशिश की थी। ये यूरोपियन इन्हीं की तो कॉपी है, ये यूरो जो बनाया, यूरो बाउंड, ये वन करेंसी वन सब कुछ, तो ये तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने पेश की थी। जी जी जी। तो अब ये सारी चीजें, ये था इमरान नियाजी साहब को, जैसा हमें हमारे अकाबरीन ने बताया, जिसमें हकीम सईद का नाम मैं बार बार लेता हूँ, 1996 में उन्होंने बता दिया था कि इमरान नियाजी साहब को चुन लिया गया है इस काम के लिए। तो पहले उनको चुन के उनको वर्ल्ड कप जिताया गया, उसके बाद उनकी यहूदी से शादी कराई गई, यहूदी से शादी करा के फिर उसको तलाक दिलवाई गई, बच्चे पैदा करा के, और फिर ये शो किया गया ये बड़ा पारसा आदमी है, देखो उसने वतन के खातिर जनाब अली अपनी अरबों खरबों रुपए की जो उसे जायदाद मिली थी वो छोड़ दी। एक यानी एक रोल मॉडल बनाकर जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया गया। उसमें हमारे इदारे भी शामिल रहे, उसमें हमारे खास तौर से हमारे जो मीडिया पर्सन लोग थे, जो मीडिया को खरीदा गया, मीडिया शामिल रहा। नियाजी साहब एक जाहिल मतलब आदमी है, वो पढ़ लिख कर उसने सब कुछ गंवाया है, उसको कुछ भी नहीं पता कि उसने कब क्या करना है क्या नहीं करना, बस उसने बैरूनी आकाओं के इशारों पे चलना है। तो उसका जो प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान की जो गयूर कौम है, वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि वो जिस रिस्क से आ जाए परवाज में कोताही, उस रिस्क से क्या बेहतर है, शेर मौत बेहतर है। तो ये अब हमें वो निवाले खिलाना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान की कौम को बजाय इसके कि कोई एजुकेशन सिस्टम अच्छा दें, कोई क्या नाम है सनती मुल्क उसको बनाए, ज़राई मुल्क तो है, सनत की तरफ उसको लेके जाए, यानी ये इस किस्म के डेवलपमेंट लाने के बजाय कभी वो आरामगाह खोलते हैं, कभी दस्तरखान खाने खिलाते हैं। अब उन्होंने कोई भूखा ना सोए नया प्रोग्राम बना दिया, यानी आपने करना कुछ नहीं है, बस खाना पिलाना आपको जो है। देखिए, यही सारा यहूद और नसारा का तरीकाकार रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसने बड़ी इमारत थी, जो मुसलमान जो जागीरदार थे उस जमाने में, उनको बड़ी बड़ी जमीनें अलॉट करी थी कि भाई लो, ये लो, आप ऐश इशरत में पड़ जाओ, आप मजहब की तरफ से हट जाओ, आप इंसानियत की तरफ से, दीन की तरफ से हट जाओ और अपने मुसलमानों का सोचना छोड़ दो। तो यही काम ये करना चाह रहे हैं नियाजी साहब। उस वक्त का सिस्टम दूसरा था, अब मॉडर्न दौर है, अब मॉडर्न अंदाज में उन चीजों को ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक अंग्रेज की बात बताता हूँ, मेरे पास इतलात है,
और मैं ये समझता हूँ कि मेरी इत्तलात जो है अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, मैं ये समझता हूँ, अगर गलत बयानी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, 90% मेरी इत्तलात दुरुस्त है। जी जी। आपके जो हमारे बड़े भांड है ना, जी जी, बड़े भांड साहब, जी। उनके साथ क्या हुआ पता है आपको? नहीं पता। बड़े भांड साहब ने अब से 10-15 दिन पहले यूके के लिए वीजा अप्लाई किया था, रिफ्यूज हो गया उनका वीजा रिफ्यूज हो गया। अब आप सोचिए, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक वफाकी वजीर और वो भी इंटीरियर वजीर, आप उसका वीजा यूके गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। ये बात है सही कह रहा हूं मैं? तो अब आप ये बताइए कि जो हुकूमत पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया के अंदर एक नुमाया हैसियत दिलाने आई थी, अंदरूनी खाना क्या हो रहा है ये देख लीजिए। और उसका वीजा रिफ्यूज कराने में, मैं आपको ये कंफर्म बात कर रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, नियाजी साहब का हाथ है। नियाजी सुन ले, शेख रशीद साहब और नियाजी साहब दोनों, इंटीरियर वजीर का वीजा रिफ्यूज कराने में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हाथ है। मैं उन पर चार्ज लगा रहा हूं, आए मुझे अदालत में कोर्ट करें, मैं उनको साबित करूंगा। फवाद चौधरी साहब दोबारा वफाकी वजीर इत्तलात बन रहे हैं, वो ठीक है, वो मामला वो अपनी जगह पर है। देखो जो उनके तलवे चाट लेता है उसको वो दिल चाहता है ले जाते हैं। तो बात ये है कि आपके पासपोर्ट की हैसियत अब आप देख लीजिए, अब से 6 दिन पहले 10 दिन पहले आपका वफ्द गया था, आपके वजीर जनाब, जो एक ही मुझे इस पूरे कैबिनेट में एक ही सही वजीर नजर आता है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब, वो अपने वफ्द के साथ अफगानिस्तान से वापस आ गए। और टेक्निकल कह दिया जी, वो फ्लाइट पर टेक्निकल हालात की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से वापस आ गए। आपके ये हालात देख लीजिए, आज आपके वजीर का वीजा कैंसिल हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, फिर कल आपकी कौम के साथ क्या होगा? ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, कहां तक इन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। आपने इदारों की तस्लील पूरी दुनिया में पहले ही करा चुके हैं। ये सारा एजेंडा नियाज़ी साहब का है कि मफलूज कर दो पाकिस्तानी, जो बाहर रह गए वो बाहर रह गए, जो अंदर रह गए वो अंदर रह गए, कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये आपको इस नहज पर लेके जाएगा। अगर मजीद 2 साल रह गया तो आपका पाकिस्तान का, आपका पड़ोसी इंडिया, सॉरी ईरान भी वीजा नहीं देगा आपको अफगानिस्तान के, तो आपके दे दिया कि जनाब भाग जाओ, वापस चले जाओ। और यूके ने भी बंद कर दिया, और दूसरे यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को ऊपर ब्रेड लगा देंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अगर मजीद इन्होंने अपना टर्नओवर पूरा किया। इस डर और खौफ से, अब आप दूसरी बात सुन लीजिए, इस डर और खौफ से जो हमारे इदारों के जिम्मेदारान है ना, अब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, ये हमारे हाथ से निकला जा रहा है। ऐसा ना हो कि जो हमारी ताकत, हमारा जो गुरूर है, जो हम अपने आप को बड़ा वो करते ना, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम भी क्या कहते हैं ना, चने के साथ घुन की तरह हम भी घुन ही है ना। 7 लाख कितने होते हैं 22 करोड़ के सामने? कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हम भी पिस जाए। तो उन्होंने अब नियाज़ी साहब को पलट करने का फैसला कर लिया। नियाज़ी साहब जो है ने रशीद साहब को क्यों रोका है, ये बता दूं मैं आपको बात। देखें, ये बात वाज़े तौर पे खुल के सामने आ गई है कि पीटीआई की जो जिम्मेदारान इस वक्त वज़रा हैं, उनमें कुछ वज़रा जो है वो सारे वो काम कर रहे हैं जो पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। सही। उसमें ये रशीद साहब भी शामिल है। अच्छा। तो और भी 2-3 वज़रा हैं, उनके नाम नियाज़ी साहब के सामने खुल गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये वीजा लगवा रहा है इसलिए कि फ्यूचर में इसको बाहर निकल जाना है। जैसे शरीफ साहब निकल के बाहर जाके बैठ गए ना, अब नियाज़ी साहब हाथ मार ले, कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ये डर था कि जैसे ही ये हालात पलटा खाएंगे, और खास तौर से डर इनको जो है, किसको, शेख रशीद साहब को है, डर है तहरीक लब्बैक वालों से, कि उन्होंने बड़ी बातें की थी उनके सामने, इन्होंने, और उसी वजह से इधर उनका वीजा कैंसिल हुआ, इधर इन्होंने जनाब अली तहरीक लब्बैक वालों को कसने की प्रोग्राम बना लिया, कल गिरफ्तार कर लिया। तो ये कड़ियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये भाग जाते बाहर और बाहर जाके बैठ जाते, ये वापस नहीं आना था इन्होंने। ये बड़ी जो बातें, जितनी बड़ी बातें जितने उन्होंने की है ना, वो आप देख लें, उनका रिजल्ट उल्टा सामने आया। तो पहले जो नियाज़ी साहब ने जो बात की है, भूखा कोई नहीं सोए, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि अवाम को मफलूज कर दो, खाने कमाने का कोई रास्ता उनके लिए मत छोड़ो, और उनको खाली खाने में लगा दो, लो भाई खाओ, यानी खैरात पर पलते रहो और जब ना करो और कुछ नहीं करो, मुल्क की तरक्की के लिए करो। जैसे नियाज़ी साहब खुद पढ़ रहे हैं ना बैरूनी क्या नाम है फंड के ऊपर, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। तो लिहाजा जब आप
अवाम को खिलाएंगे, मुंह में उनका निवाला ठोस देंगे, तो अवाम आपके खिलाफ नहीं बोलेगी। ये है नियाजी साहब का प्लान कि मेरे खिलाफ कोई ना बोले, मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, मैं जनाब ये दादरसी करूंगा और मेरे खिलाफ कोई सच ना बोले। लेकिन इन्हें नहीं पता कि मुसलमान जो है ना वो बार बार एक ही जो है ना उससे नहीं दसा जाता बार बार। तो अब अल्लाह करम फरमाए, हमारे मुसलमानों को अकल समझ अता फरमाए इस रमज़ान मुबारक की बरकतों की सदक़े में कि इन जैसे जालिम जाबिर हुक्मरानों से हमारी जान छूटे। हमें चाहिए कसरत से इस मुबारक महीने के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की तौबा करें ताकि इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों से जो वतन दुश्मन है हमारी जान छूटे। तो ये भूखों को खाना खिलाने का प्रोग्राम ये है कि जनाब अली अवाम को मफलूज कर दो। देखिए सुकून देना, वो अवाम को मफलूज करना चाहते हैं। सोचने समझने की सलाहियत, कुछ काम करने की सलाहियत वो खत्म हो जाए, बस खैरात पे बनते रहे। और वैसे ये काबीना के इजलास में भी कहते हैं, इसके अलावा जब कभी अपने पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाते हैं, जी हम अगला इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतेंगे। ज़िमनी इलेक्शन तो हार गए। देखिए ज़िमनी इलेक्शन असल में पता क्या, देखिए मैंने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और पीपल्स पार्टी उसको तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जीतना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि रूलिंग पार्टी जो है ना वो इलेक्शन नहीं हारती है। 90% हमारे मुल्क का रिवाज यही रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि रूलिंग पार्टी असल में रूलिंग पार्टी है नहीं ना, ये इलेक्शन क्यों आ रही है? अगर ये वाकई रूलिंग पार्टी होती तो ये इलेक्शन नहीं हारती। ये नामजद करदा वजीर आजम है और उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट भी नामजद करता है। कैबिनेट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने वजीर आजम नामजद किया है, उन्हीं की मर्जी के लोग कैबिनेट के अंदर भी शामिल हैं। तो अब वो जब दिल चाहता है, अबे ठीक है भाई, उन्होंने हाथ हटा लिया, अवाम ने अपना हक राय दे इस्तेमाल कर लिया। अब आप ये बताइए 19,000 वोट से लीड हासिल की है। नियाजी साहब आप बताइए, आपने कहा था मेरे खिलाफ 50 आदमी इकट्ठे कर लिए जाएं, ठीक है, कितने 50, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दो, सजा दे दूंगा। अब आप ये बताइए जितने वोट आपके उम्मीदवार ने लिए उसको छोड़ दीजिए, जितने वोट आपके मुखालिफ उम्मीदवार ने लिए उसको भी छोड़ दीजिए, उन तमाम वोटों को छोड़ दीजिए। जो लीड लिए खाली, जो लीड लिए खाली, उस लीड के ऊपर हम बात करते हैं। कितनी लीड है जनाब? तकरीबन 19,000 वोट की लीड, यानी 19,000 तो मुखालफिन है ही ना हुकूमत के, बाकी को छोड़ दिए, वो सब बोकस थे, छोड़ दिए उन्हें। हम सिर्फ बात करते 19,000। आपने कहा था 50, अब आप 50 को डिवाइड कर ले 19,000 से, कितने परसेंट हो गए, कितने हजार गुना ज्यादा हो गए। तो यार शर्म कर लो। नहीं वो अपनी ये खाना आपके पास है ही नहीं। नहीं वो पैदाइशी तौर पर याद भी नहीं की बात की है कभी, ये पैदाइशी नहीं, ये खाना पैदाइशी तौर पर नियाजी साहब की। देखिए एक नियाजी और भी गुजरा ना, उसके भी अंदर ये खाना नहीं था। हमारे यहाँ सिर्फ सलाद सीने पे गोली खाना फख्र करते हैं, सही है। तो आप उनकी तस्वीरें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हाउस में लगी हुई हैं, उन्होंने बकायदा स्टैचू बना के उसको उधर लगाया और पूरी दुनिया में इवन टाइम जो मैगजीन है उसके फ्रंट पेज पे वो तस्वीर छपवा दी है। तो वो तो करेंगे ना, का लेवल वो तो करेंगे ना कि आप देखें, आप कहते थे भूखा बंगाली, सही है, मुर्गी चोर, अंडा चोर। आज वो मुर्गी चोर, अंडा चोर की इकनॉमी आपसे ऊपर है। आप उनका टका जो है वो आपके 1 टके के अंदर वो हमारे 2 रुपए खरीदते हैं, 2.5 रुपए खरीदते हैं। ये तो देख लेना, आपकी है ही नहीं, सारी इंपोर्ट है और उसमें भी करप्शन है। तो अब आप ये सारी सूरत हाल जो है, नियाजी साहब का एजेंडा यही है कि पाकिस्तान की आवाम को इस्लाम और दीन से दूर कर दे। और ये कोरोना वायरस जो इस वक्त, सॉरी ठीक है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, दुनिया भर के अंदर लहर चली, लेकिन हमारे यहाँ जो कोरोना है वो सियासी कोरोना है और मजहबी कोरोना है। वो उसको समझा बुझाकर भेजा गया है। जब हमारे इस्लामी दिन आए, इस्लामी त्यौहार आए, तो कोरोना जो है ना वो अपने बिल से बाहर निकल जाए और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दे। और जब ये चीजें खत्म हो जाए तो कोरोना वापस घरों में चला जाए, बढ़िया है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेंथ लेके फिर दोबारा निकल कर आए। ये सब सियासी कोरोना है, ये मजहबी कोरोना है, जो जब दिल चाहता है निकल के आता है। और ये सारा गेम जो है ना, ये यहूद नसारा हमारे नियाजी साहब के जरिए खिलवा रहे हैं और वो बड़े आराम से गेम खेल रहे हैं। वो अपने घर में बैठे होते हैं आराम से, सुकून से। उनको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, उनको जनाब थोड़ी सी लान तान हुई हमारे इदारों की तरफ से, तो कोरोना का बहाना करके घर में जाकर लेट गए। तो ये उनका तरीकेकार है। नहीं पंजाब में देखा ना, पंजाब में ऐसा लगता है गवर्नमेंट है ही नहीं।
और ये उनके पंजाब क्या, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कहाँ है? पाकिस्तान में बताएं कहाँ गवर्नमेंट है? पंजाब को जो आप पूरे पाकिस्तान के नहीं आ रहे ना। मेरा अभी ताती तजर्बा हुआ है मुल्तान में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मियां नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। मैं खुद खुद आज से कोई 8 साल पहले वहाँ गया था एज ए अपना चेकअप कराने के लिए। तो मुझे वहाँ पे VVAP प्रोटोकॉल दिया गया। ये बेसिकली चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में बना था। तो आप बिलीव करें कि विदाउट एनी इन्वेस्ट, मैं उनको पूछ रहा हूँ कितने पैसे हैं, कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये आपको फ्री है, आपको कोई पैसे देने के, इवन ECG से लेकर मेडिसिन तक मुझे मुफ्त वहाँ पर मिली। अभी परसों का वाकया है, उधर ऐसे लगता था, वो कहते थे कि ये हॉस्पिटल है या कोई भैंसों का बाड़ा है, ये पोजीशन कर दी गई है। और फ्री इलाज तो बकायदा पर्ची बना के दी जाती है कि फलानी जगह पर जाएं, वहां पर फलाना डॉक्टर होगा, वहां से जाकर चेकअप कराएं। तो अब ये हालात, ये हालात तब्दीली आई है असल में, ये तब्दीली आई। हाँ, ये असल में तब्दीली जो थी, वो तब्दीली का नाम जो है ना, इन्होंने जो अब देखें, नियाजी साहब ने ये कहा था मैं तब्दीली लाऊंगा, ये तो नहीं कहा था कि तब्दीली पॉजिटिव हो गया निगेटिव। तब्दीली तो बहुत अच्छी है, तब्दीली आ गई है। तो अब आप यही हाल है। देखिए, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं सिंध की बात करूंगा, बलूचिस्तान की बात करूंगा, सब जगह का हाल यही है जनाब। जो लोग गरीब बेचारे पूरा दिन 2 डिस्प्रिन की गोली लेने के लिए लाइन में लग के डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते थे, 2, 4, 5 रुपए की पर्ची बनती थी। अब वहां पर सिस्टम ही खत्म कर दिया, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड ही नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल्स के लिए, दवाइयों के लिए फंड्स नहीं है, लेकिन गाड़ियों के काफले बनाने, अभी वहां गए थे आपके क्या नाम, वसीम अकरम प्लस मुल्तान के दौरे पर, उनके प्रोटोकॉल में क्या हुआ? वसीम अकरम प्लस तो मजे कर रहे हैं जनाब। उनके प्रोटोकॉल में क्या हुआ आपको पता है? नहीं जनाब, उनके प्रोटोकॉल के काफले के नीचे आके एक नौजवान मर गया। तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो वसीम अकरम नहीं, मखलतदार के नशे में है, वही तो बता रहा हूं, नहीं है। प्रोटोकॉल कितना बड़ा था उनका। वो तो आप जो दूसरों पे कल तक उंगलियां उठा रहे थे और वही बेस बन के आगे आए थे, आप खुद क्या कर रहे हैं? ये वसीम अकरम प्लस की मान है, ये इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैंने पंजाब के लिए एक जबरदस्त बंदा मुंतखब किया है। हाँ जी, कौन है जी? पता लगा कि ये बंदा मुंतखब किया है कि उस्मान गुजार ने आकर कहा है कि जनाब खान साहब, मैं बड़ा गरीब सा बंदा हूँ, हमारे तो गांव में बिजली नहीं है, आप मेहरबानी करके ना हमारी बिजली लगवा दे। लो जी, इमरान खान साहब इसी में खुश हो गए। ये कौन सी इन्होंने इसमें ऐसी क्या क्वालिटी चेक की है कि इस बेस पे उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया? अच्छा, उस वक्त वो कहता है मैं बड़ा गरीब सा बंदा हूँ, अब उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो कहां से आ गई? बात देखिए, ये मेरे ख्याल सारे गोरखधंधे वही हैं। कल तक बीबी मरियम भी यही कह रही थी कि जनाब मेरे पास तो कोई जायदाद नहीं है और उनकी जायदाद, तो ये सब झूठ का पर्दा है, चाहे वो हुकूमत हो और चाहे जरदारी हुकूमत। अच्छा हाँ, एक आपका और पॉइंट था, बिलावल भुट्टो पीडीएम को नोटिस से फाड़ दिया उन्होंने। अच्छा, बड़े मजे की बात ये, आप ये सोचे थे वो नहीं, एक बात तो खून तो रंग लाता है ना, खून तो रंग लाता है ना। हाँ, उसके नाना ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ना उनका चार्टर डिमांड फाड़ के फेंका था। तो अब ये बेचारा तो फिर नो जायदा है, तो ये वहां तक तो पहुंच नहीं सकता था, ना ये पहुंच पाएंगे। अब वो कहता है ना तो पीडीएम छोड़ूंगा और ना इस्तीफे दूंगा, और पर्चा फाड़ के फेंक दिया। तो यानी मैंने जब ये सुना न्यूज के अंदर के बिलावल भुट्टो ने वो पर्चा पीडीएम का नोटिस, शोकास नोटिस फाड़ के फेंक दिया है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे एक याद भी आई कि हमारे जो लीडर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने वहां पर्चा फाड़ा था, तो इसने यहाँ नोटिस फाड़ के फेंक दिया। और देखें, ये नोटिस फाड़ के फेंके, ये नोटिस को मुंह से लगा के चूमे, ये चाहे दरबारों में जाके जनाब अली सिजदे करें, ये सारे के सारे बेपेंदी के लूटे हैं, ये बेशरम बेहया बेज़मीर लोग हैं। ये जहां दिल जाता है, जो दिल जाता है वो काम करते हैं। कभी ये दरबार में जाके मज़ारों को सजदे करते हैं, कभी ये बंदर में जाके जनाब अली मूर्तियों के ऊपर दूध से मूर्तियों को निलाते हैं, भजन गाते हैं। इनका क्या यार इस्लाम और दीन से, पाकिस्तान से ताल्लुक है? पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, ये तो वाजिबुल कत्ल लोग हैं। ये लोग पूरे जिन्होंने ये हरकत की है, उस ज़ियाउल हक से लेके उसके साथ अंजाम देख ले क्या हुआ। उसने जाके श्रीलंका में मंदिर की घंटियां बजाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबरत का निशान बना दिया। इन्होंने भी यही हरकत की है, चाहे ये मुराद अली शाह हो, चाहे ये भुट्टो हो, बिलावल हो, चाहे वो दूसरी रहमान शमान कौन सी है, इन सब लोगों ने बाकायदा मंदिरों में जाकर एक खुश करने के लिए, यार खुश करने के लिए आप जाके बैठ गए तो ठीक है, जाना मना नहीं है,
आप जाके बैठ गए थे, आप लीडर हो, ठीक है, लेकिन आप उनकी इबादत का हिस्सा बन रहे हो। इबादत जो जिसको वो इबादत कहते हैं, जिसको वो इबादत, हम उसको इबादत नहीं मानते, जिसको वो इबादत कहते हैं कि ये काम करो तो हमारी जो ना भगवान की पूजा होती है, वो काम आप भी कर रहे हो, इसका मतलब आप भगवान की पूजा कर रहे हो। तो अबू धाबी के अमीर ने भी यही किया। वो तो है लानती यार, उनको छोड़ो, हम अपने मुल्क के वतन की बात कर रहे हैं यार, वो भी ऐसे कर, हम अपने मुल्क के वतन की बात कर रहे हैं। जो हमारा मुल्क वतन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, वो तो उनको तश्तरी में रख के अरब लोगों को बहुत कुछ अल्लाह तबारक तआला दिया, फिर बाद में बताया भी तो है कि यहीं से बिगाड़ पैदा होगा, ये अपनी असास की तरफ वापस लौटेंगे। तो ये जो कुछ कर रहे हैं सारे सियासी लीडर, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। कोई और टाइम खत्म हो गया जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और AQ ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ मैं, AQ ग्लोबल के तवज्जुह से यकम रमज़ान मुबारक से लेकर 30 रमज़ान मुबारक तक, अगर 30 होते हैं या 29 होते हैं उस वक्त तक, सुबह सहरी के वक्त एक प्रोग्राम नशर होगा, जिसमें कुरैशी साहब जो हैं वो बाकायदा उर्दू में कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो करके बताएंगे। और इसके साथ साथ अफ्तारी के वक्त एक और प्रोग्राम नशर होगा, जिसमें इस्लामी जो है जो भी है उसमें रमज़ान मुबारक के हवाले से एक प्रोग्राम नशर होगा, तो उसको भी ज़रा ज़रूर देखिएगा। बाकी कुरैशी साहब को और मुझे प्रोग्राम आमने सामने में इजाज़त दीजिए। अल्लाह मराम नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।